वेलकम बैक अदिति क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं शिवम चौहान आपके लिए लेके आया हूं ये फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट थर्ड। तो आपको पता है कि पार्ट थर्ड में हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। और एक चीज और कि फ्रांसीसी क्रांति की इस सीरीज में मैं ना सिर्फ बच्चों को मेन पॉइंट को इंडिकेशंस दे रहा हूं, बल्कि इस पॉइंट में आप लोग ये भी सीख रहे हैं बच्चों कि क्या चीज पढ़नी है, क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ ना आप लोग बुक भी रीड करते चलो। देखो मैं आई डोंट बिलीव दैट कि यूट्यूब से पढ़ने से और वीडियोस देखने से, शॉर्ट्स देखने से ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। ये बात सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है, बट ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, वीडियोस के साथ साथ आप अगर बुक्स भी रीड करते चलेंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होगी ना, कॉन्सेप्ट में जो आपकी पकड़ होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर को सही से लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या फिर आपका कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड हो, ये चीज अक्सर डिमांड की जाती है एग्जामिनेशंस बोर्ड के द्वारा कि भैया बच्चों को रटे रटाई चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि रटी रटाई चीजें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में जो चीज डिमांड होती है वो डिमांड होती है बच्चों के माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की, कि बच्चों का माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 को। और अब एक चीज आप लोग बहुत ज्यादा बच्चों ध्यान दो, पार्ट 1 में हमने सीखा कि फ्रांस क्या था, पार्ट 2 में हमने सीखी वहां की व्यवस्था कैसे थी, पार्ट 3 में अब देखें कि उसके आगे आगे की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो आखिर हुई कैसे। आप लोगों का माइंड अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग बस मेरी बातों को सुनिए, जो पॉइंट्स मैंने जैसे लिखे हैं आपको हूबहू कॉपी में उतार लीजिए, ज्यादा पढ़ने की नीड आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट जो बात मैंने कही है कि आप साथ के साथ बुक्स भी रीड आउट करते चलिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रांति की शुरुआत आखिर कैसे हुई, आखिर वो क्या कारण थे, वो क्या विषय थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत एक ऐसा पॉइंट बन गई, एक ऐसा मुद्दा बन गई बच्चों जो हिस्ट्री में छा गई, ठीक है। तो क्या है, क्लास 9 में सभी बच्चों को ध्यान देनी चाहिए। क्रांति की शुरुआत जो हुई, प्राचीन राजतंत्र के अनुसार फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगा सकता था, लेकिन कर लगाया गया क्रांति की शुरुआत। ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया प्राचीन राजतंत्र ऐसा था कि जो भी राजा है वो अपनी मर्जी से किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, लेकिन लुई 16 के समय में कर लगाया गया। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी और नए करों के प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, पर ऐसा नहीं होता था। अगर राजा किसी प्रकार का कर लगा रहा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया वो पहले क्या करे, सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाए और उस पर अपने प्रस्ताव की मंजूरी ले। तो पर ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली कर पास कर दिए गए, डायरेक्टली टैक्स चेंज किए गए। तो ये भी एक क्या है, क्रांति की शुरुआत का मुद्दा बना। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों पर मंजूरी लेने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। जब चीजें फ्रांस में कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी, तो आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में सम्राट लुई 16 ने, ये डेट याद रखना, 5 मई 1789, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई अकॉर्डिंग टू रूल वर्क करने के लिए कि भैया चीजें थोड़ी बहुत हैंडल हो इस बैठक के लिए, ठीक है। अब जब फ्रांस में लुई 16 ने ये बैठक बुलाई तो देखो इस बैठक के लिए वायसराय के आलीशान घर को सजाया गया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर वहां का जो वायसराय था उसके घर को पूरी तरह से सजाया गया, क्योंकि नया कर मंजूर करवाना था, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी कि सारे ही स्टेट जनरल इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, मतलब पूरी तरह से तैयारी करी जाए। तो एक तो ये वाला पॉइंट कि ये भी याद रखना, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यू में 1 और 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछेगा कि नए कर की बैठक के लिए कौन सी जगह चुनी गई। ऑप्शन दे देगा, लुई 16 का महल, वायसराय का महल, ठीक है, स्टेट जनरल असेंबली। तो इनमें से किसी एक पे आपको टिक लगाना होगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि इस बैठक के लिए वायसराय के आलीशान घर को चुना गया था, ठीक है।
आगे बोला गया है कि पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जिन्हें आमने सामने की कतारों में बिठाया गया। कहते हैं कि पहले और दूसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, उनको आमने सामने की कतार में बिठाया गया। मतलब ये अगर ऐसे बैठे तो ठीक है, पहले स्टेट तो सेकंड स्टेट ये ऐसे बैठेगा, ठीक है, ये इस तरीके से कतार में बैठे हुए थे, लाइन। ये फर्स्ट स्टेट हो गया, ये सेकंड स्टेट हो गया, यानी आमने सामने बिठाया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछता है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है कि किसानों और औरतों एवं कारीगरों को इस सभा में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। बच्चों, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछता है। पहली स्टेट जनरल असेंबली कब हुई, पहली बैठक कब हुई, किन वर्ग के लोगों को या किन को स्टेट जनरल की इस असेंबली में, या ये जो नए करके प्रस्ताव हो रहा था 5 मई को 1789 को हुई इस बैठक में किन्हें आज्ञा नहीं थी। तो आज्ञा नहीं थी औरतों को और किसानों, ठीक है, किसानों, औरतों और कारीगरों। तो बच्चों घबराओ मत, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते चलो। अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट वे टू कंक्लूड योर एग्जाम, टू बी स्ट्रॉन्गनेस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर एग्जाम्स पॉइंट्स एंड देयर क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो छोटी छोटी चीजों को आप समझो, घबराओ मत। ठीक है, अब जो पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं आप बस उन पे बारीकी से नजर बना के रखो और इन सारे पॉइंट्स को मैं हट रहा हूं, आप लोग एक बार इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे। फ्रांसीसी क्रांति, लुई 16, ये सारी चीजें आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं और समझ भी गए। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बता भी दिया है। बच्चों एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत यूरोप से हुई और यूरोप में फ्रांस से हुई। फ्रांस वो जगह है जहां के लोगों ने सबसे पहले अपने आप को संवैधानिक तौर पे स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनमें प्रमुख आंदोलन ये रहे कि उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली जैसी चीजें, ठीक है, नेशनल असेंबली, जनरल असेंबली और कई प्रकार के नए कानून जैसे कि तिरंगे को, राष्ट्र तिरंगे को हटा के नया तिरंगा लागू करना, इस प्रकार की चीजें नहीं। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक चीज और कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये सारे जितने भी पॉइंट बताए हैं वो वेल एंड सफिशिएंट है। अब जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सिंपल सा नोट डाउन बनाते चलें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे, बाकी की जो भी होगा आप देखिए। देखो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब बच्चों कि संविधान के द्वारा, संविधान में जिस प्रकार से चीजें वहां के लोगों ने संगठित करी कि नागरिकों की क्या भूमिका होगी, ठीक है, उसमें भी सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक कैसे होंगे और भी कुछ रूल रेगुलेशंस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अब पढ़ते चलने हैं। देखो बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग नोट डाउन करो वो ये कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 तक संविधान का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया था कि संविधान होगा तो कैसा होगा, ठीक है, फ्रांस की राज्य व्यवस्था होगी तो कैसी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। कहने का मतलब है कि लुई 16 या सम्राट जो भी फ्रांस के, यूरोप के जितने भी कॉन्टिनेंट में थे, ठीक है, यूरोप आप देखेंगे ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना इस समय अपनी स्क्रीन पे, ये पूरा यूरोप का कॉन्टिनेंट है। यूरोप में आप देखेंगे जो फ्रांस है, ये फ्रांस वो जगह है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। अब आप लोग ये देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो नेशनल असेंबली बनी, इन्होंने संविधान में जो प्रारूप तैयार किया है, ठीक है, इसका मेन काम था कि सम्राट की जितनी भी शक्तियां हैं उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा देना। अब इन शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथों में देने के बजाय विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्ताक्षर कर दिया गया था। वो क्या शक्तियां थी, वो क्या ऐसे मुख्य कारण रहे या वो कौन कौन से ऐसे स्टेप थे जो नेशनल असेंबली द्वारा उठाए गए फ्रांस में। तो वो ये था कि भैया अब जो फ्रांस की शक्ति है वो पूर्ण रूप से, ठीक है, किसी
राजा के हाथ में ना होकर, किसी संस्था के हाथ में ना होकर लोगों के हाथ में हो। और लोगों के हाथ में होने के भी एक तरीके थे बच्चों, जो कि तरीका था विधायिका के हाथ में शक्तियां होंगी, विधायिका यानी जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करवाएंगे वहां पर, और एवं न्यायपालिका की यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं कानूनों को लेकर, नागरिकों को लेकर, तो उस पर न्यायपालिका जो है फैसला सुनाएगी। सेम यही चीज आप देखेंगे हमारे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भी आती है कि जो व्यवस्था है वो कार्यपालिका, जो सांसद है पूरी पूरी कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्तंभों पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हमने ये जो रेफरेंस है ये वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको यहां तक बताने के बाद पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। आप ध्यान से ये मैप देखो। मैप क्या है? ये एक प्रकार का डायग्राम है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की थोड़ी सी इस पे नजर बन जाए, समझ आ जाए। आप देखेंगे कि यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका को क्या देगा? उपदेश देगा, या बोलेगा कि विधायिका कार्यपालिका को नियम कानून बनाने के देगा और कार्यपालिका विधायिका को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। यानी कि यदि किसी प्रकार का कानून बनता है तो विधायिका बनाएगी, या कोई प्रकार का ऐसा कानून जो उस समय थोड़े कुछ समय पहले तो ठीक था लेकिन अभी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उस पर विधायिका ही चीजों को चेंजेस करेगी और कार्यपालिका उनको लागू कराने का काम करेगी। वहीं पर आप देखेंगे कि फिर कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका काम करती है और वो कार्य पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है या वो कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर न्याय कौन देगा? न्यायपालिका। आप देखेंगे कि विधायिका जो थी, ठीक है, ये नियंत्रण करती है किसको? कार्यपालिका, और कार्यपालिका निषेध होती है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं बच्चों? मंत्री आते हैं। अभी जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को चुना कैसे जाता है? उस समय जो चुना गया वो चुना गया कुछ इस तरीके से। निर्वाचक पुरुष जो थे उस समय में वो मंत्री थे, ठीक है। अब उसमें भी इनको चुनने की जो प्रक्रिया थी वो थी सक्रिय नागरिकों के द्वारा। आप देखेंगे और निष्क्रिय नागरिक, अब ये है कौन? तो सक्रिय, जिन्हें एक्टिव सिटीजन भी कहा गया है इंग्लिश में, तो वो देखो सक्रिय नागरिक जिन्हें मत अधिकार प्राप्त था। 2.8 करोड़ वोट की संख्या में लगभग 40 लाख लोग ही ऐसे थे जो मत दे सकते थे। यानी कि देखो 2.8 करोड़ फ्रांस की जनसंख्या थी उस समय, लेकिन सिर्फ 40 लाख लोग ही एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आते थे जो वोट पूर्ण रूप से दे सकते हैं। आप देखेंगे इसी में कैटेगरी और है निष्क्रिय नागरिक। ये कौन से नागरिक हैं? ठीक है, जिन्हें मत अधिकार प्राप्त नहीं था, ये वोट नहीं डाल सकते हैं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों और 25 वर्ष से कम आयु के ये नागरिक थे। ये वो नागरिक थे जो अनएक्टिव सिटीजनशिप में आते हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो फ्रांस की अगर बात हो रही है, तो फ्रांस में अगर ये पूछा जाए कि भैया फ्रांस में कौन से भी ऐसे लोग थे जिन्हें वोट डालने का पूर्ण रूप से अधिकार था, तो वे थे 2.8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लाख लोग जो एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आए थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो करी जा रही हैं वो क्यों करी जा रही हैं? एक्चुअली में मैं आपको कुछ पॉइंट और बता दूं कि संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र से होती है। संविधान जो चालू किया गया तो पुरुष और महिला के दोनों के घोषणा पत्र के आधार पे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, संविधान की शुरुआत पुरुष, ठीक है, हो गया। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। क्या? वो अधिकार जो संविधान फ्रांस में बना उसके हिसाब से कि भैया कि पुरुष एवं नागरिक जितने भी हैं वहां के, वो क्या करेंगे? संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिकों की घोषणा पत्र से होती है, संविधान ने ये बताया, ठीक है। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। दैट्स इट, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट है जो कि ये बताते हैं कि फ्रांस संवैधानिक राष्ट्रतंत्र बन गया, जिसमें ये चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक नंबर और 2 नंबर में आप लोगों से क्वेश्चंस किया जा सकता है कि एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं या वे क्या काम करते हैं। तो एक्टिव सिटीजन का जो काम है बच्चों ये है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। 1789, 1780 आप जब पढ़ेंगे ये सारी डेट्स के बारे में तो आपको पता चलेगा कि लुई 16 और 1804 जो उसका कोड था, ये सारी कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते के साथ साथ कोशिश करें बुक को भी साथ के साथ रीड करते रहें। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ बच्चों, ये आप 9th में हो,
ठीक है। और इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने की। तो आप लोग वीडियोस देखने के बाद बुक भी साथ के साथ पढ़ा करें। बुक हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं बच्चों, ठीक है, जो बुक कर सकती हैं। वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी अध्यापक वो कार्य को कर सकता है जो बुक्स आपके लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। चलो अब इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए हम आगे के कुछ पॉइंट्स भी ध्यान से देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट जितने मैंने अभी तक आपको बताए हैं फ्रांस को समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही है। साथ के साथ बच्चों मैं ना, आप अगर बुक पढ़ रहे होंगे साथ के साथ, तो आप ये चीज ध्यान दे रहे होंगे कि जो जो पॉइंट उसमें है उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट और है आपकी बुक में जिसका नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब इसमें आगे के पॉइंट्स क्या हैं, जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो तो है इंपॉर्टेंट। अब ये वाले आगे के पॉइंट्स ध्यान दो। देखो फ्रांस एक ऐसा देश रहा है स्टार्टिंग से जहां के लोग इसलिए परेशान रहे कि उनको वो अधिकार नहीं मिला जो अधिकार उनको आगे बढ़ा सके, विकसित कर सके। आपने याद होगा आपको ये ला पैट्रिक ली सिटियोन, मतलब पितृभूमि ला पैट्रिक ली सिटियोन, मतलब उसका ही राज, जिसकी जमीन उसका ही राज होना चाहिए। बट लुई 16 के शासन के अंतर्गत फ्रांस में कहीं ना कहीं यह अधिकार प्राप्त नहीं था। लोगों ने ये स्लोगन ही लाया इसलिए ताकि उनको अपनी जमीन का अपना अधिकार प्राप्त हो सके। ये हो गई एक अलग बात। अगर हम ये हेडिंग पढ़ें कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, तो देखो वो पॉइंट कि कैसे वहां पर स्थापना हुई गणतंत्र की, मतलब ऐसा समय, ऐसा तंत्र जिसमें गण मतलब जनता, तंत्र मतलब उनका शासन। फ्रांस में आने वाले कुछ वर्षों में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, क्योंकि इतनी जल्दी राजाशाही शासन चल रहा है, एकदम से चीजें चेंज नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगता है। जिसने सालों तक बूर्बो राजवंश के शासन, जो जहां से लुई 16 था उसने इतना बड़ा शासन चलाया, अब एकदम से चीजें तो खत्म नहीं होती। तो कहते हैं कि कुछ समय, कुछ सालों तक क्या रही, तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लुई 16 ने संविधान को मान्यता दे दी थी, परंतु वह प्रशा के राजा से गुप्त वार्ता भी कर रहा था। लुई 16 ने जनता के सामने नतमस्तक होकर पूर्ण रूप से संविधान को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया कि भैया वो संविधान के अधीन ही कार्य करेगा। लेकिन फिर भी वो कुछ राजाओं से चुपके मिलता था, ठीक है। फ्रांस में घट रही घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। अब फ्रांस में कभी तो राजाओं को लेके, कभी शासक को लेके, तो कभी जनता किसी ना किसी नए प्रकार के नियम कानूनों को लेके चर्चा में रहती थी। तो जिससे पड़ोसी देश भी बड़ा ही टेंशन में रहता था कि ऐसा ना हो कि उस प्रकार की कुछ घटनाएं यहां भी घट जाएं। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ध्यान देना, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली, यानी कि वो असेंबली जो लुई 16 के विरुद्ध अगेंस्ट खड़ी हुई थी कि भैया अगर ये संविधान को पूर्ण रूप से अपना समर्थन नहीं देता ना तो युद्ध भी छेड़ देंगे, ठीक है। तो उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं अभी भी राजतंत्र को ही एक्सेप्टेशंस में लग रहा था। लेकिन जब से फ्रांस में, ठीक है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र का डंका बजाया, तब से उन्होंने ये चीज ठानी कि पूरे यूरोप में जो है वो गणतंत्र लेके आएंगे। अब जब ऑस्ट्रिया नहीं माना तो उसके विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया कि युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्रांतिकारी युद्धों के कारण जनता को भारी क्षति का सामना करना पड़ता था, जैसे कि आर्थिक क्षति हो जाती थी, सामाजिक क्षति, या फिर आप बोल सकते हो कि कई प्रकार के बेचारे ऐसे लोग भी पिस जाते थे जिनका कोई लेना देना ही नहीं, यानी कि आम नागरिक सबसे ज्यादा परेशान होता था। तो जो राजनीतिक स्तर पे लड़ाइयां हो रही हैं उसका बहुत ज्यादा डीप असर छोटे स्तर पे भी पड़ता था, क्योंकि ले देखिए वो बेचारे ही पिसते थे। अगला पॉइंट है, जैकोबिन क्लब को अधिक सफलता प्राप्त हुई। जैकोबिन क्लब है क्या? आप अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे होंगे तो जैकोबिन क्लब बच्चों उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो लोग मध्य वर्गीय लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जैसे शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, आर्टिस्ट, कारीगर, ये वे लोग थे जो कि जैकोबिन क्लब में जाकर क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा करते थे और देश को किस प्रकार से आजाद कराया जाए। ये जैकोबिन क्लब की स्थापना के बाद बहुत तेजी से आगे पहुंचा।
तो आपको ये चीज समझना होगा कि जैकोबिन क्लब क्यों ज्यादा सफल रहा, क्योंकि जैकोबिन क्लब जो है वो मिडिल क्लास लोगों ने स्थापित किया था। लोगों की आपसी मेल जोल से क्या रणनीति होनी चाहिए ये जैकोबिन क्लब ने, और वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो गई थी किसकी, आजादी के वो सारे निम्न बिंदुओं की जो मैंने अभी तक आपको बताया कि ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इस प्रकार से गणतंत्र की स्थापना हुई है। बाकी की चीजें अब आप देखेंगे आगे।